हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप आप सब बहुत ही मजे में होंगे। तो मैं जो बात करने जा रहा हूं ये पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। जिन बच्चों का सीएमए फाउंडेशन अभी है यानी कि 13 दिसंबर से है, उन बच्चों के लिए हमने एमसीक्यू सीरीज लेकर के आए हैं, जहां से आप लगभग आप ये बोल सकते हो जो 99% क्वेश्चंस आपको यहां से ही देखने को मिलेंगे। तो फटाफट जो है, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर्स देख रहे होंगे वो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देंगे। सबसे पहले तो वेलकम है आप सभी का वीटीएस क्लासेस में। मैं वीटीएस यानी कि विनोद तारा संदीप आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो जो आपका 30% कवरेज करता है यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सीएमए फाउंडेशंस में जो अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग एक पार्ट है जहां से 30% यानी कि 30 मार्क्स आपके आएंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग को कवर करते हैं, उसके जितने भी एमसीक्यू है उसको सॉल्व करेंगे और एक एक एमसीक्यू बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके साथ में डिस्कस करेंगे, जिसको करके आप आसानी से सीएमए फाउंडेशन पास कर सकते हो। इसके साथ ही साथ जो लॉ का पेपर है या आपका इकोनॉमिक्स है या मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, इसका भी वन सोर्स इच चैप्टर वाइज आपको हम करवाएंगे, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे और इसको करने से आप आसानी से स्कोर कर पाओगे। तो चलिए, आपकी समय बहुत ही कीमती है तो शुरू करते हैं। बच्चों, हम समझ रहे हैं अभी हम डिस्कस कभी भी अभी जो है डेप्थ में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। आप सब पढ़े हुए हैं, आप सबको पता है जो कॉस्ट शीट्स क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में हम डिस्कस अभी खास करने वाले नहीं है। बस आपको इतना बता रहे हैं, जितने भी एमसीक्यू हैं इन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। सिर्फ इस बार हम एमसीक्यू सेशन ही चला रहे हैं, जहां पर जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये आपको सॉल्व करवाया जाएगा। सबसे पहले जो शुरुआत है ये हम आपका कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से। अब कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपका है ये आपका टोटल कवरेज करता है 30 मार्क्स। तो चलिए एक एक करके जितने जितने मार्क्स का चैप्टर्स होंगे उन सबको हम लोग कवर करेंगे। अगर आपने सही से अटेम्प्ट कर लिया तो मैं डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं जो आप क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो बस आप बने रहिएगा और आपको पसंद आएगा अगर तो आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा। तो चलिए, सबसे पहला जो सीरीज शुरू कर रहे हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग का शुरू कर रहे हैं, जहां पर आपको 2009 से क्वेश्चंस पकड़ेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो चाहे वो थ्योरेटिकल हो, सबको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला जो एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास में है, अच्छा इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसके लिंक आपको नीचे में व्हाट्सएप चैनल्स का लिंक और टेलीग्राम चैनल्स का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जाकर के ज्वाइन करिएगा। मैं सारी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा ताकि आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। सर, ईयर वाइज के साथ साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी मॉड्यूल बेस्ड है या जो भी हमारा रिवीजन टेस्ट पेपर है, सभी डाल दिए गए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सर, सबसे पहला देखो, एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे, घबराना नहीं है। देखो, समय का बहुत अभाव है, मैं जानता हूं आपके पास में टाइम बहुत कम है, इसलिए मैंने सिर्फ एमसीक्यू का ही सीरीज रखा है। आने वाले वक्त में जो आपके जूनियर्स होंगे उनके लिए मैं डेप्थ में भी एनालिसिस करूंगा, काफी बेहतरीन तरीके से मैं वन शॉट्स वगैरह लेकर के आऊंगा। सर, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सर, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आपकी 4 ऑप्शंस है। सबसे पहले बोला गया है ऑप्शन नंबर ए, लिंक द कॉस्ट टू द कॉस्ट सेंटर्स। नेक्स्ट है लिंक द कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन टू एस सर्टेन टोटल प्रॉफिट। नंबर सी है लिंक द कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और नंबर डी है लिंक द कॉस्ट टू इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स। तो आपको जो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, लिंक द कॉस्ट टू द कॉस्ट सेंटर। अब आप पूछोगे सर ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्यों है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन काम ही होता है हर डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट सेंटर है उसको अलग अलग निकालना है। उनकी जितने भी डिपार्टमेंट्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने भी डिपार्टमेंट की कॉस्ट सेंटर होगा उन सब का सेपरेट कॉस्ट की कैलकुलेशंस करना। क्या करना? सेपरेट कॉस्ट की कैलकुलेशंस करना, ताकि किस जगह पे कॉस्ट ज्यादा हो रहा है और किस जगह पे कॉस्ट कम लग रहा है। जहां पर कॉस्ट हमें ज्यादा लग रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट अगर हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग निकालेंगे, तो हम उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा जो कहां पर कितना ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो पहला का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। सर कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट
नंबर जो 2 है, इन बिहेवियर एनालिसिस कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू। बिहेवियर एनालिसिस में कॉस्ट को हम कैसे डिवाइड करते हैं? तो मेरा जो राइट ऑप्शन आता है ये नंबर डी आता है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। क्या आता है सर? फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। बिहेवियर का मतलब क्या है? प्रोडक्शन बढ़ने पे कॉस्ट बढ़ेगा या नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं, बिहेवियर का मतलब होता है प्रोडक्शन बढ़ने पे कॉस्ट बढ़ेगा या नहीं। इस बेसिस पे कॉस्ट को दो टाइप्स में बांटा गया है। पहला फिक्स कॉस्ट है, यानी कि आउटपुट बढ़े या कमे हमारा जो फिक्स कॉस्ट रहता है वो सेम रहता है। यानी कि अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, रेंट एक सर्टेन लेवल तक हमें सेम पे करना पड़ेगा, यानी फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगा आउटपुट या आउटपुट को बढ़ने या घटने से। बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट बढ़ने से ना वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है, यानी कि रॉ मटेरियल का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब नेक्स्ट आते हैं अब कॉस्ट नंबर 3। नंबर 3 क्या है? अ कॉस्टिंग मेथड। A costing method in which fixed overhead are included in the cost of inventory is। यानी कि कौन सा कॉस्टिंग मेथड फिक्स ओवरहेड को इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड करता है? कौन सा कॉस्टिंग मेथड फिक्स ओवरहेड को इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड करता है? तो राइट ऑप्शन अपना आता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्या आता है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग्स। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग्स में सारे कॉस्ट, मैं रिपीट कर रहा हूं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग्स में सारे कॉस्ट इन्वेंट्री में इंक्लूड होते हैं, चाहे वो फिक्स ओवरहेड हो चाहे वो वेरिएबल ओवरहेड हो, वो इन्वेंट्री में क्या होते हैं? इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं, अब बोल रहा है 2009 की क्वेश्चन है, दिसंबर की, बोल रहा है कॉस्टिंग मेथड, कॉस्टिंग मेथड, कॉस्टिंग मेथड इन विच। आज जो मैं क्लास ले रहा हूं, मैं 1 घंटे में कॉल करता हूं। हाँ, ए कॉस्टिंग मेथड इन विच फिक्स ओवरहेड आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब सर यहां पर क्या बोलना चाह रहा है ये समझ लो। फिक्स ओवरहेड इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड होता है, ये कौन सा मेथड है बेटा? तो ये मेथड हमारा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सर याद आ रहा है ना, फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड किस में आता है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आता है। देखो क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, सिर्फ क्या कर दे रहा है? थोड़ा सा उसको चेंज कर दे रहा है। लगभग क्या देखने को मिलेगा आपको? 30 मार्क्स में कुछ भी एक्स्ट्रा अलग देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ सिमिलर देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सर क्या होता है? टोटल कॉस्ट को एब्जॉर्ब करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है? टोटल कॉस्ट को एब्जॉर्ब करेगा, टोटल कॉस्ट को एब्जॉर्ब करेगा सर, इसे हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट सर चलते हैं, अब नेक्स्ट जून 2010 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉस्ट बिहेवियर ओरिएंटेड अप्रोच टू प्रोडक्ट कॉस्टिंग। यानी कौन सा मेथड कॉस्ट बिहेवियर, जब भी आपको कोई अगर पूछे कॉस्ट बिहेवियर क्या है तो आप बोल देना सर वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड की बात हो रहा है, उसको फॉलो करता है। कौन सा मेथड कॉस्ट बिहेवियर को फॉलो करता है? तो आपका ऑप्शन सिंपल सा होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या हो जाएगा? मार्जिनल कॉस्टिंग। सर कॉस्ट बिहेवियर का मतलब क्या होता है? कॉस्ट बिहेवियर का मतलब यहां पर फिक्स की बात हो रहा है और वेरिएबल की बात हो रहा है। तो सिंपल सा जो चीज मैंने आपको बोला, कॉस्ट कौन सा मेथड कॉस्ट बिहेवियर को फॉलो करता है? तो यह मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के प्रोडक्ट पे लगता है। किस पे लगता है? वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट पे लगाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट पे लगाता है, इसका फिक्स कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग को दूसरे वर्ड्स में हम वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना? फिक्स कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट के रूप में देखते हैं। मैं रिपीट करता हूं, फिक्स कॉस्ट यानी जब भी आपसे कोई पूछे सर कॉस्ट बिहेवियर ओरिएंटेड अप्रोच टू प्रोडक्ट कॉस्टिंग, तो यहां पर हमारा 4 ऑप्शंस है। पहला है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दूसरा है मार्जिनल कॉस्टिंग, तीसरा है प्रोसेस कॉस्टिंग और चौथा है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। तो सिंपल वर्ड में बता रहा हूं, यहां पर ऑप्शन क्या आ जाएगा? मार्जिनल कॉस्टिंग्स। मार्जिनल कॉस्टिंग्स क्या आएगा? मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही प्रोडक्ट पे लगाता है, और जो फिक्स कॉस्टिंग, कॉस्ट बिहेवियर में 2 आइटम है, फिक्स है और वेरिएबल है। फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट जैसे मैं हर महीने रेंट पे कर रहा हूं, हर महीने सैलरी प्रोवाइड कर रहा हूं, पीरियड कॉस्ट के रूप में हम क्या करते हैं? अकाउंट में लगाते हैं, यानी कि पीरियड कॉस्ट के रूप में हम उसको
सुनिश्चित करते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट को किस रूप में करते हैं? मार्जिनल कॉस्ट के रूप में। नेक्स्ट जून 2011 की क्वेश्चंस है, बोल रहा है द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज। सबसे पहला ऑप्शन है रिकॉर्डिंग कॉस्ट, दूसरा है हेल्प इन इन्वेंटरी वैल्यूएशन, तीसरा है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी एबव। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, ये हम सबको पता है, इन्वेंटरी की वैल्यूएशंस करते हैं, ये भी सही है, और मैनेजमेंट्स को डिसीजंस लेने के लिए इसे इन्फॉर्म किया जाता है। मैनेजमेंट्स ना हमेशा दो चीजों पे डिसीजंस लेता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जरिए उसको ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी मिलती है, और कॉस्ट अकाउंटिंग के जरिए हर डिपार्टमेंट की जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे कितना खर्चा लग रहा है उसकी जानकारी मिलती है, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट है विद इन अ गिवन कैपेसिटी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट्स इज। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, विद इन अ गिवन कैपेसिटी, गिवन कैपेसिटी में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट्स कैसा होता है सर? वेरिएबल होता है। सर क्या होता है? वेरिएबल। देखो टोटल फिक्स कॉस्ट सेम होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम होता है, लेकिन यूनिट बढ़ने से हमारा जो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है ना वो कम हो जाएगा। मतलब पर यूनिट जो है ना वो चेंज होता रहता है, बिहेव लाइक वेरिएबल, बिहेव लाइक वेरिएबल। सर नहीं समझ में आया। अगर मैं बोलूं मैं 10,000 रुपया रेंट पे कर रहा हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास में 10 है, तो 10,000 डिवाइड बाई 10 कितना होता है? 1,000 की पर स्टूडेंट्स में मेरा कितना रेंट जा रहा है? 1,000। लेकिन जब स्टूडेंट्स बढ़ के 20 हो जाएगा तो 10,000 डिवाइड बाई 20 पर स्टूडेंट्स पे अब कितना रेंट जा रहा है? 500। जब स्टूडेंट्स बढ़ के 50 हो जाएगा तो 10,000 डिवाइड बाई 50, यानी पर स्टूडेंट्स पे कितना रेंट जा रहा है? 200। समझ में आ रहा ना? यानी जैसे जैसे मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होगा? बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट जो है वो घटेगा, यानी कि बिहेव लाइक वेरिएबल, बिहेव लाइक वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जो चेंज होते रहता है। तो गॉट माय पॉइंट्स, द बिहेव लाइक वेरिएबल। जबकि स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? इसमें गलत ऑप्शंस में टिक मार करके आ सकते हैं। सर यहां तक क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ओपन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया ना जो मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। नेक्स्ट है which of the following is a cost behavior oriented approach to product costing? Which of the following is a cost behavior oriented approach to product costing? तो अपना ऑप्शन आता है मार्जिनल कॉस्टिंग। देखो कितनी बार कॉस्ट बिहेवियर ओरिएंटेड अप्रोच का क्वेश्चन आया है। इसमें कॉस्ट बिहेवियर में दो ही चीज आता है, फिक्स कॉस्ट आता है और वेरिएबल कॉस्ट आता है। वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग है, और फिक्स कॉस्ट के लिए क्या है? पीरियड कॉस्टिंग्स है। गॉट माय पॉइंट्स? तो याद रखना मार्जिनल कॉस्टिंग्स में कॉस्ट बिहेवियर यानी कि फिक्स क्या है और वेरिएबल क्या है ये इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट पे चार्ज किया जाता है, यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग, और जो रेंट है वो पीरियड, यानी कि जितना टाइम मैं इस रूम में स्पेंड कर रहा हूं उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? रेंट पे करना पड़ रहा है। इसका नंबर ऑफ यूनिट से कोई मतलब नहीं है। वन माय पॉइंट्स तो मार्जिनल कॉस्टिंग। नेक्स्ट चलते हैं दिसंबर 2011 की क्वेश्चन, द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स इज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स इज। तो सर तो आपको मैं सिंपल में बताता हूं ना, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स इज वेरिएबल इन नेचर, फिक्स इन नेचर। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो होता है ना वो सेम रहता है, आउटपुट ज्यादा हो या कम हो, बस टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा समझ लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स, नॉट टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स क्या रहेगा? सेम रहेगा, आउटपुट चाहे ज्यादा हो चाहे वो कम हो, बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है। क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है। गॉट माय पॉइंट सर? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यहां पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स की बात कर रहा है, ना कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? फिक्स इन नेचर। मैं रिपीट कर रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है, आउटपुट चाहे ज्यादा हो या कम हो। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना वो चेंज होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ क्या होता है? चेंज होता है। नेक्स्ट है कन्वर्शन कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। कन्वर्शन कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल ऑफ दिस। सर क्या होता है? कन्वर्शन कॉस्ट इज इक्वल टू द
टोटल ऑफ दी। तो सर इसमें दो चीज आता है, कन्वर्सन कॉस्ट में हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड दोनों को ऐड कर दिया जाता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड। सर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा डेप्थ में समझाओ। कन्वर्सन कॉस्ट क्या है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने का जो खर्चा है, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स बनाने का जो खर्चा है, उसे ही हम कन्वर्सन कॉस्ट बोलते हैं। इसमें डायरेक्ट लेबर भी आता है और फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड होते हैं। रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो इंक्लूड नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, कन्वर्सन कॉस्ट में क्या आएगा? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने का जो खर्चा है वो आएगा, इसमें डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड होते हैं। रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो इंक्लूड नहीं होगा। गॉट माय पॉइंट्स। नेक्स्ट आते हैं जून 2012 में। अब यहां पर जून 2012 का जो क्वेश्चन है, इसमें बोला कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इट इज नोन एज, सर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बिहेवियर क्लासिफिकेशन। सर सिंपल वर्ड में बताना, ये क्लासिफिकेशन प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से डिपेंड करता है। ये क्लासिफिकेशन प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से डिपेंड करता है, इसलिए इसका नाम जो है वो बिहेवियर क्लासिफिकेशंस है। यानी ये क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से डिपेंड करता है? प्रोडक्शन की लेवल क्या है, यानी कि बढ़ रहा है या घट रहा है, यानी कि कैपेसिटी के हिसाब से ही चेंज होती है फिक्स एंड वेरिएबल। गॉट माय पॉइंट्स? ओके, नेक्स्ट है एन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉस्ट सेंटर इज दैट। मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉस्ट सेंटर्स का इंपॉर्टेंट फीचर्स इसमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इट मस्ट बी एन एरिया ऑफ बिजनेस थ्रू विच प्रोडक्ट वुड पास। यानी कि एरिया ऑफ बिजनेस जिससे प्रोडक्ट क्या होता है? पास होता है। यानी कॉस्ट सेंटर वो पार्ट होता है जहां कॉस्ट इनकर्ड होता है, यानी कि कॉस्ट क्रिएट होती है, और जहां से प्रोडक्ट या सर्विसेज पास होता है, जहां से प्रोडक्ट या सर्विसेज पार्ट होता है, लाइक डिपार्टमेंटल, लाइक मशीन एरिया, लाइक डिपार्टमेंटल एंड मशीन एरिया। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये सर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग क्या बोलते हैं सर? फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। सर सिंपल वर्ड में समझना, प्राइम कॉस्ट में कौन सी खर्चा आता है? वो खर्चा जो डायरेक्ट है, और फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आता है? इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट आता है। तो प्राइम कॉस्ट में जो डायरेक्ट खर्चा आता है उसमें सबसे पहला खर्चा होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, और ये दोनों नहीं होगा तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये प्राइम कॉस्ट होता है। और प्राइम कॉस्ट से हम ऐड कर देते हैं इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट, जिसे हम फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं। तो ये क्या निकल जाता है? इन दोनों की जो टोटल है वो निकल के आता है फैक्ट्री कॉस्ट। क्या निकल के आता है? फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आता है। सर क्लियर है ना? नेक्स्ट है आपका दिसंबर 2012 की क्वेश्चन, कॉस्ट सेंटर्स में भी। कॉस्ट सेंटर्स क्या हो सकता है सर? तो इसमें सबसे पहले बोल रहा है अलोकेशन, अ पर्सन एंड इक्विपमेंट्स एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। कॉस्ट सेंटर क्या हो सकता है? एक लोकेशन, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये क्या है? एक लोकेशन है जहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अ पर्सन जैसे सुपरवाइजर जो सुपरविजन करता है। इक्विपमेंट्स जैसे मशीन नंबर 1 2 3, ये क्या हो गया? इक्विपमेंट्स। तो सारे के सारे सही है, सारे के सारे क्या है सर? सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट क्लोजली रिलेटेड? तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्लोजली किससे रिलेटेड है? वेरिएबल कॉस्ट से। और फिक्स कॉस्ट किससे रिलेटेड है? पीरियड कॉस्ट से। तो सर डायरेक्ट आंसर है आपके पास में, मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट माना जाता है, फिक्स कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट के रूप में ट्रीट करते हैं। किस रूप में ट्रीट करते हैं? पीरियड कॉस्ट के रूप में ट्रीट करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जैसे ही मेरा लेक्चर्स खत्म होगा ना, वो बच्चे कॉस्ट का जो क्वेश्चन 30 मार्क्स का आएगा वो 100% क्या कर रहे हैं? स्कोर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है सितंबर 2014, द बेनिफिट्स फॉरगोन एज अ रिजल्ट ऑफ टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर थोड़ा सा इसको डेप्थ में समझाओ, क्योंकि समझने में क्या हो रहा है? दिक्कत हो रहा है। सर बेनिफिट्स फॉरगोन एज अ रिजल्ट ऑफ टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर क्या इसका मतलब है? जब आप एक ऑप्शन को चूज करते हो और दूसरे ऑप्शंस की जो बेनिफिट्स है ना उसको आप इग्नोर कर देते हो, इसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। जैसे
जैसे अब कुछ बच्चे जिसको पास करना है तो ये लेक्चर्स क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो ये उनके लिए क्या बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। और जिसको वो इग्नोर कर देंगे उसे क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट बोलते हैं। तो जब आप एक ऑप्शन चूज करते हो और दूसरे ऑप्शंस के जो बेनिफिट्स है उसको आप छोड़ देते हो, उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर है ना। तो जैसे आप अब पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करने से आपको क्या मिलेगा, फ्यूचर्स में बेहतर जॉब मिलेगा, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। कुछ लोग बोलेंगे मेला बाबू ने थाना थाया, तो उसके लिए वो क्या हो गया। अब कुछ लोग हैं जो पढ़ाई को छोड़ करके मेरा बाबू ने थाना थाया बोलेगा, उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। मतलब जहां पर हम जिस चीज को हम सैक्रिफाइस करते हैं वो सैक्रिफाइस कॉस्ट है, और जिस चीज को हम इग्नोर करते हैं वो सैक्रिफाइस कॉस्ट है, जिसको हम अडॉप्ट करते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नेक्स्ट है दिसंबर 2014 the total cost incurred in the operation of a business undertaking other than cost of manufacturing and production is known as, इसे हम कमर्शियल कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, कमर्शियल कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो भी बिजनेस कॉस्ट होता है, सर मैं रिपीट कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो भी बिजनेस कॉस्ट होता है उसे हम कमर्शियल कॉस्ट बोलते हैं। सर ऐसे बताओ, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ऑफिस का एक्सपेंसेस, इन्हें हम कमर्शियल कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कमर्शियल कॉस्ट। सेलिंग एक्सपेंडिचर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर्स एंड ऑफिस एक्सपेंडिचर्स, ये सब क्या है, ये सब हमारा कमर्शियल कॉस्ट है। क्या है, कमर्शियल कॉस्ट है। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, सर कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक से हम टोटल परचेज ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक्स माइनस करते हैं और डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करते हैं, तो हमारा COGS निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी पहले वाला स्टॉक्स, फिर ड्यूरिंग द ईयर में जो हमने स्टॉक्स ये रॉ मटेरियल क्या किया, परचेज किया, उससे माइनस कर दिया जो स्टॉक्स बच गया है। यानी जिस स्टॉक्स को हम अभी क्या नहीं कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, कि बाद वाला स्टॉक्स माइनस कर दिया और डायरेक्ट कॉस्ट को हमने ऐड कर दिया, तो ये बताता है कि कितना माल जो है ना वो सेल किया गया है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी जो गुड्स हम सोल्ड करेंगे उसके पीछे कितना खर्चा लग रहा है। गवर्नमेंट पॉइंट्स याद रहेगा ना, ओपनिंग स्टॉक्स प्लस टोटल परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक्स प्लस डायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट है प्राइम कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज अंडर, तो प्राइम कॉस्ट जो कैलकुलेट होता है, जहां पर हमें ऑप्शन दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल। यानी कि सिंपल वर्ड में समझना, प्राइम कॉस्ट हमारा 3 आइटम को ऐड करके निकलता है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट मटेरियल्स। इन तीनों को ऐड करने से क्या निकलता है, प्राइम कॉस्ट। यानी जो भी एक्सपेंडिचर्स हम डायरेक्टली करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट्स, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है मार्च 2015 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर प्रिंटिंग प्रेस, तो प्रिंटिंग प्रेस के लिए जो सुटेबल मेथड है उसे हम जॉब कॉस्टिंग्स बोलते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में जो है ना वो काम, प्रिंटिंग प्रेस में जो काम होते हैं ना वो अलग अलग ऑर्डर के हिसाब से होते हैं। किसके हिसाब से होते हैं, अलग अलग ऑर्डर के हिसाब से होता है। सर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा डिप्थ में चलो सर, मैं मानता हूं जो थोड़ा सा डिप्थ में जाना क्या है, जरूरी क्या है। जैसे आपने बिजनेस कार्ड बनाते हो तो बिजनेस कार्ड क्या हो गया, अलग फॉर्म हो गया, बुक अलग हो गया, बैनर अलग हो गया, तीनों क्या हो गया, तीनों का ऑर्डर अलग होंगे। यानी कि बिजनेस कार्ड की ऑर्डर अलग होंगे, बुक की ऑर्डर अलग होंगे और बैनर्स की ऑर्डर अलग होंगे। तो हर एक जॉब जो है ना वो अलग कॉस्ट रखेगा, यानी कि बिजनेस कार्ड के लिए अलग से कॉस्ट रखेगा, बुक के लिए अलग से कॉस्ट रखेगा और बैनर के लिए अलग से कॉस्ट। तीनों का कॉस्ट सेम नहीं होगा, तीनों का कॉस्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कॉस्ट यूनिट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कॉस्ट यूनिट्स, इसे हम बोलते हैं कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स। क्या बोलते हैं, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स। जब एक कॉस्ट यूनिट्स की कैलकुलेशन, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब एक कॉस्ट यूनिट्स की कैलकुलेशन मल्टीपल चीजों पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मल्टीपल चीजों पे डिपेंड करता है, उसे हम कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स बोलते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट ये किस पे डिपेंड करता है, पर किलोमीटर प्लस वेट पे डिपेंड करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्रांसपोर्ट किस पे डिपेंड करता है, पर किलोमीटर प्लस वेट पे डिपेंड करता है, तो हम इसे कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्शन कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ,
फैक्ट्री ओवरहेड। कन्वर्शन कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो सर कन्वर्शन कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड को हम कन्वर्शन कॉस्ट बोलते हैं, जहां पर रॉ मटेरियल को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फिनिश्ड गुड्स में। मटेरियल कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि मटेरियल्स को कन्वर्ट करना होता है। क्लियर है? मटेरियल कॉस्ट क्या होंगे इसमें इंक्लूड नहीं, क्योंकि मटेरियल्स को हमें क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना होता है। गॉट माय पॉइंट्स? पूरा सर समझ में आ रहा है ना? ओके, तो नेक्स्ट है आपका नंबर 4, कॉस्ट दैट डिक्रीज पर यूनिट्स विथ एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। सर मैं सिंपल वर्ड में बता रहा हूं। सिंपल वर्ड में क्या है? फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट टोटल में क्या रहता है? सेम रहता है, पर जैसे जैसे यूनिट बढ़ता है पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा सुन लेंगे। फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहता है। जैसे मुझे अगर रेंट 10,000 पे करना है तो मैं कितना रेंट पे करूंगा? 10,000 पे करूंगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा यूनिट्स बढ़ेगा पर यूनिट जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। पर यूनिट्स क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। सर क्लियर है कि नहीं है? यानी कि अगर रेंट 10,000 है तो 100 यूनिट्स के लिए हमें कितना देना पड़ रहा है? पर स्टूडेंट्स के ऊपर हमारा खर्चा हो रहा है 100 रुपया करके हो रहा है। गवर्नमेंट पॉइंट्स। लेकिन 200 यूनिट्स के लिए कितना हो जाएगा? 50 रुपया करके हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 सर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बेटा यहां पर डैश इज अ पीरियड कॉस्ट। क्या है? डैश इज अ पीरियड कॉस्ट। तो ये है रेंट ऑफ बिल्डिंग्स। क्या है बेटा? रेंट ऑफ बिल्डिंग्स। यानी कि पीरियड कॉस्ट क्या होता है? टाइम के हिसाब से जो हमारा लगने वाला खर्चा है, जितना टाइम मैं यहां पर स्पेंड करूंगा उसके लिए जो मैं कॉस्ट बियर करूंगा उसे हम क्या बोलते हैं? पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। जैसे फैक्ट्री में आप हो या ना हो, यानी कि ट्यूशन सेंटर्स में मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन मेरे को रेंट क्या करना पड़ेगा? हर महीना पे करना पड़ेगा। तो बेटा हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। क्या बोलते हैं? पीरियड कॉस्ट। नेक्स्ट है डैश इज इररिलेवेंट इन डिसीजंस मेकिंग। डैश इज इररिलेवेंट इन डिसीजंस मेकिंग। तो जो हमारा इररिलेवेंट है डिसीजंस लेने के लिए उसे हम संक कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक कॉस्ट। यानी जो पैसा ऑलरेडी लग चुका है वापस नहीं मिलेगा, ऐसे खर्चे को हम लोग बोलते हैं संक कॉस्ट। फ्यूचर डिसीजंस पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। मैं रिपीट कर रहा हूं, फ्यूचर डिसीजंस पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए बेटा हम इसे संक कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक कॉस्ट। नेक्स्ट है कॉस्ट सेंटर्स। क्या है? कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर्स क्या है? सर देखिए, ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन, फंक्शन, एक्टिविटी और आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड फॉर पर्पज ऑफ कंट्रोल। सर कुछ देर पहले ही तो मैंने बताया था, कॉस्ट सेंटर वो जगह है जहां कॉस्ट हम कलेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। जैसे डिपार्टमेंटल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंटल जो एरिया है, मशीन का एरिया जहां पर नंबर ऑफ मशीन्स रखे हुए हैं, सर्विस जहां पर फंक्शनिंग किए जाते हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट सेंटर। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड्स है? प्राइम कॉस्ट में 3 खर्चा आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सर हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? डायरेक्ट लेबर चार्जेस। किसकी बात कर रहे हैं सर? डायरेक्ट लेबर चार्जेस। सर क्लियर है कि नहीं है? ओके, तो सर क्लियर है ना? अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो जून 2015 में क्वेश्चन आ गया है, बोला कॉस्ट दैट चेंज इन रिस्पॉन्स टू ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस आर कॉल्ड। यानी कि आप ये समझो, जो कॉस्ट दैट चेंज इन रिस्पॉन्स टू ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस आर कॉल्ड डिफरेंशियल कॉस्ट। सर डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है ये सब बताओ। आप बोल सकते हो जिससे आपके डिसीजंस क्या हो जाए? चेंज हो जाए। जब आपका डिसीजन चेंज होता है तो कॉस्ट भी चेंज होता है। यह डिफरेंस इन कॉस्ट को डिफरेंट कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंस इन, यानी कि डिफरेंशियल कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कॉस्ट को हम डिफरेंस इन कॉस्ट बोलते हैं। तो डिफरेंशियल कॉस्ट ही है, यानी कि आपके डिसीजन से जो खर्चे क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं, उसे हम डिफरेंशियल कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? डिफरेंशियल कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू। तो कॉस्ट किस तरीके से क्लासिफाइड होता है सर? तो कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, तो मैं रिपीट करता हूं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स सर आएगा क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल ही आएगा। एलिमेंट्स क्या आएगा? क्या सर? बिल्कुल ही आएगा। एलिमेंट का मतलब याद आ रहा है क्या? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। सर फंक्शन आएगा क्या? तो मैं बोलता हूं हाँ सर, फंक्शंस भी आएगा, क्योंकि फंक्शन में क्या क्या आता है? प्रोडक्शन आता है और सेलिंग आता है। सर बिहेवियर आएगा क्या? बिहेवियर में क्या आता है? फिक्स आता है और वेरिएबल आता है। तो सर हमें, हमारे जो ऑप्शन है वो बी नहीं होकर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ द एबव होनी चाहिए। यानी कि इसमें सब क्या रहेगा? इंक्लूड्स रहेंगे। सर कोई डाउट है? नेक्स्ट है एज प्रोडक्शन इंक्रीज विद इन द रेलेवेंट रेंज।
मैं रिपीट करना, एज प्रोडक्शन इंक्रीज विद इन दी रेलिवेंट रेंज तो सर क्या होगा, रेलिवेंट रेंज में फिक्स कॉस्ट टोटल जो होता है ना, फिक्स कॉस्ट का जो टोटल रहता है ना वो सेम रहेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स तक फिक्स कॉस्ट चेंज होने वाला नहीं है। रेलिवेंट रेंज में फिक्स कॉस्ट की जो टोटल है वो सेम रहेगा और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स भी सेम रहता है, इसलिए इनकी जो बिहेवियर है ना वो स्टेबल होता है। क्या होता है, बिहेवियर स्टेबल होता है, क्योंकि यहां पर फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट स्टे इन दी सेम इन टोटल। ये क्या रहने वाला है, टोटल में सेम रहने वाला है, इसमें चेंज आने वाला नहीं है। गॉट माय पॉइंट्स सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, तो ये तो सर आ गया। एज ए प्रोडक्शन इंक्रीज विद द रिलेवेंट रेंज वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी इन टोटल। अब ये बात तो सही है, ये आपको भी पता होनी चाहिए सर, जब आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेगा तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकता है, रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ सकता है, उसमें चेंजेस आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल को हम लोग बोलते हैं नोशनल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, नोशनल कॉस्ट। सर नोशनल कॉस्ट क्यों बोलते हैं, ओनर के अपने पैसे का, यानी कि जितना पैसा मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, अपने पैसे का जो इंटरेस्ट जो मिलता है ना वो रियल पेमेंट नहीं होता है, ये प्रोवाइडेड बाय ओनर ही होता है। कि मैं अगर इसका ओनर हूं तो मैंने क्या किया, अपने आप को इंटरेस्ट दिया है। क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है, इसलिए इसे हम इमेजिनरी कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी कॉस्ट, और ये हमारा नोशनल कॉस्ट होगा। क्या होगा सर, नोशनल कॉस्ट होगा। गॉट माय पॉइंट, मैं रिपीट कर रहा हूं, ओनर के अपने पैसे का इंटरेस्ट रियल पेमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोवाइडेड बाय ओनर ही होता है। ओनर ने खुद को क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है, इसलिए इसे हम इमेजिनरी कॉस्ट बोलते हैं। और इमेजिनरी कॉस्ट का दूसरा नाम नोशनल कॉस्ट होता है। क्या होता है, नोशनल कॉस्ट होता है। नेक्स्ट है नेट सेल्स इक्वल टू क्या होगा, बताओ, नेट सेल्स इक्वल टू हो जाएगा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स। तो जो भी सेल्स रिटर्न्स है, यानी कस्टमर ने अगर आपको सामान वापस कर दिया है तो उतना से आपका इनकम डिक्रीज हो जाएगा, और कस्टमर को पे करने के लिए जो आप डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हो तो उससे भी वो भी आपके लिए लॉस माना जाएगा। तो नेट सेल्स क्या है, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस एंड सेल्स डिस्काउंट, अलाउंसेस एंड सेल्स डिस्काउंट, यानी कि जो माल वापस आ गया या जिस पे डिस्काउंट दिया गया वो माइनस कर देते हैं, यानी कि टोटल सेल्स माइनस रिटर्न्स माइनस डिस्काउंट माइनस अलाउंसेस। तो इन सब को हटाने से जो निकल के आता है उसे हम नेट सेल्स के रूप में ट्रीट करते हैं। तो ये मत समझ लेना जो सिर्फ सेल्स से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न तो वो हमारा नेट सेल्स होगा, ऐसा कुछ नहीं है। गॉट माय पॉइंट्स। नेक्स्ट है सितंबर 2015 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन कॉस्ट प्लानिंग। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन कॉस्ट प्लानिंग, सर ये क्या होने वाला है बता दो। ये सर होने वाला है मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या होने वाला है, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग है ना, मैनेजमेंट्स को हेल्प करता है तीन चीज के लिए। सबसे पहला आता है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, प्रॉफिट प्लानिंग के लिए और डिसीजंस मेकिंग के लिए। इसलिए प्लानिंग में ये क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लानिंग में क्या हो जाता है सर, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट सर हम बात कर रहे हैं टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग अदर देन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन इज नोन एज, इसे हम कमर्शियल कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, कमर्शियल कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो कॉस्ट बिजनेस में लगता है, जैसे सेलिंग कॉस्ट लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगता है, ऑफिस से रिलेटेड खर्चा लगता है, इसे हम कमर्शियल कॉस्ट बोलते हैं। कुछ तो समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं सर, बार बार रिपीटेड ही हो रहे हैं। तो पास करना टफ है क्या आपके लिए, पास करना क्या है, बहुत इजी है। Which one of the following is the traditional approach for costing? तो ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर कॉस्टिंग को ही हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच बोलते हैं। सर क्यों बोलते हैं, पुराने टाइम से कॉस्टिंग का जो बेस मेथड हम यूज करते हैं ना, इसे हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलते हैं, जहां पर फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही इंक्लूड्स होते हैं। क्या होते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट सर दोनों ही इंक्लूड्स होते हैं, इसलिए हम इसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलते हैं बेटा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉस्ट बिहेवियर ओरिएंटेड अप्रोच। सर अभी तक तो याद हो गया होगा, ये आपको पता है ना, कॉस्ट बिहेवियर में दो चीज आता है। पहला आता है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा आता है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट यानी कि पीरियड कॉस्ट। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड नॉट बी पीरियड कॉस्ट। सर कौन सा कॉस्ट पीरियड कॉस्ट नहीं है, सर कौन सा कॉस्ट पीरियड कॉस्ट नहीं है। सर एक ही आइटम जो मेरे को यहां पर दिखाई देता है सर, यहां पर सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या नहीं है, पीरियड कॉस्ट नहीं है। सेलिंग कॉस्ट क्या नहीं है, पीरियड कॉस्ट नहीं है। बाकी सब क्या हो जाएगा, आपका पीरियड कॉस्ट माना जाएगा। गॉट माय पॉइंट्स। नेक्स्ट है अ सेगमेंट ऑफ द बिजनेस दैट जनरेट बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। अब वो सेगमेंट जो आपका रेवेन्यू प्लस कॉस्ट दोनों जनरेट करता है उसे हम प्रॉफिट सेंटर्स बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं, अच्छा सेगमेंट्स की बात कर रहा है सर। सेगमेंट सर क्या हो जाएगा, सेगमेंट बोलता है भैया जहां पर रेवेन्यू भी आता है और खर्चा। तो मेरे हिसाब से मैं आपको बोलूंगा यहां पर आप कॉस्ट ड्राइवर तो रखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा थोड़ा सा आप रेक्टिफाई करेंगे। और रेक्टिफाई जब आप कर रहे होंगे ना तो आप किसमें टिक करेंगे, सर आप रेक्टिफाई कर रहे हैं तो आप टिक करेंगे प्रॉफिट सेंटर्स में। किसमें टिक करेंगे, प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, जहां पर रेवेन्यू आता है और कॉस्ट इनकर्ड होता है और प्रॉफिट मेजरमेंट होता है। क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या शो करते हैं, रेवेन्यू शो करते हैं यानी कि इनकम शो करते हैं, और डेबिट साइड में क्या शो करते हैं, एक्सपेंसेस शो करते हैं। जब इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है, प्रॉफिट निकल के आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, प्रॉफिट सेंटर हो जाएगा। सर रेक्टिफाई कर लेंगे, जहां पर बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट सेंटर। समटाइम्स इसको कॉस्ट ड्राइवर भी बोला जाता है। तो आप दोनों ही अपने दिमाग में ऑप्शंस रखेंगे। अगर आपको ध्यान दे तो आप पहला आपका दिमाग में क्या आना चाहिए, प्रॉफिट सेंटर, दूसरा क्या आना चाहिए, कॉस्ट ड्राइवर। तो बोथ ऑफ दिस रहेगा दोनों, अदरवाइज किसमें आप टिक करोगे, प्रॉफिट सेंटर्स में करोगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसका बेस्ट एग्जांपल्स है सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसका बेस्ट एग्जांपल्स है, बताइए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फ्यूचर डिसीजंस लेने में मदद करता है। जैसे अगर मेरे को कोई बोले तो बैंक में 5 लाख रुपया जमा करो या बिजनेस में इन्वेस्ट करो, तो हमने जस्ट अभी सोचा है, मैंने इन्वेस्ट किया नहीं, मैं करने वाला हूं। तो जो भी मैं आने वाले वक्त में करने वाला हूं उसे ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो वी कैन से दैट डिसीजंस लेने पर जो आपकी बेनिफिट्स मिस होता है तो उसे हम रिलेवेंट टू डिसीजंस भी बोल सकते हैं। तो सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ, बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सर क्या हो सकता है इसमें, बताइए क्या हो सकता है सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो सकते हैं क्या। तो अगर मैं बोलूं तो आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी और रेलिवेंट कॉस्ट भी। गॉट माय पॉइंट्स। पहले आपका दिमाग में क्या आना चाहिए, रेलिवेंट कॉस्ट, फिर क्या आना चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या नहीं है, रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। क्योंकि और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छा मार्जिनल कॉस्ट क्या नहीं है, रेलिवेंट कॉस्ट नहीं। मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्ट डिसीजंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो रेलिवेंट कॉस्ट है ना उसकी डेफिनेशंस में डायरेक्ट नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रेलिवेंस नहीं है। अच्छा कुछ अगर आप बोले थे इररेलेवेंट है, तो इररेलेवेंट में क्या आना चाहिए, संक कॉस्ट आनी चाहिए। इररेलेवेंट में क्या आना चाहिए, संक, जो अब क्या नहीं होगा, रिकवर नहीं होगा, जो क्या नहीं होगा, रिकवर नहीं होगा। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम लोग क्या बोलते हैं सर, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर का डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल्स वगैरह आते हैं, इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाते हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट को ही सर हम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल को जब डायरेक्ट लेबर के साथ में हम जोड़ते हैं तो इसे हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं सर, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। प्राइम कॉस्ट क्या है, द टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, द टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट होगा। क्या होगा, डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दिसंबर 2015 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेवेंट कॉस्ट। सर नॉट रिलेवेंट कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो मार्जिनल
कॉस्ट, याद रखना। नॉट रेलिवेंट की मैं बात करूं तो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट क्या है, जो फ्यूचर डिसीजंस को अफेक्ट करता है उसे हम रेलिवेंट कॉस्ट बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट नॉर्मली प्रोडक्ट कॉस्टिंग्स के लिए होता है, डायरेक्ट डिसीजन बेस्ड नहीं होता है। गॉट माय पॉइंट, क्या नहीं होता, डायरेक्ट डिसीजन बेस्ड नहीं होता है। पीरियड कॉस्ट रिलेटेड टू स्पेसिफिक पीरियड, किससे जुड़ा हुआ है, स्पेसिफिक पीरियड। कोई अगर आपसे पूछे जो पीरियड कॉस्ट क्या होता था, आप बोल देना टाइम बेस्ड कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, पीरियड कॉस्ट। जितना टाइम, यानी एक एम्प्लॉय जब अपने ऑफिस में टाइम स्पेंड करता है तो हर महीने क्या मिलता है उसको, सैलरी मिलता है। जिस जगह पे हम रहते हैं तो उस जगह के हर महीने क्या पे करते हैं, रेंट पे करते हैं। तो इसका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, ये टाइम के हिसाब से हम खर्च करते हैं, इसीलिए ये स्पेसिफिक पीरियड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, स्पेसिफिक पीरियड से जुड़ा हुआ है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज कंसीडर्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर वेरिएबल और फिक्स इन नेचर। तो सर ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, चाहे वो फिक्स हो चाहे वेरिएबल, प्रोडक्ट कॉस्ट किस मेथड में होते हैं, तो सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सर क्या होता है, सारे कॉस्ट एब्जॉर्ब करता है, चाहे वो फिक्स ओवरहेड हो, चाहे वो वेरिएबल ओवरहेड हो, चाहे वो डायरेक्ट कॉस्ट हो। इवन इन्वेंट्री कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड्स होते हैं। क्या होते हैं सर, इन्वेंट्री कॉस्ट भी इंक्लूड्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड नॉट बी ऑफ पीरियड कॉस्ट। तो सर क्या 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 नहीं आएगा, सेलिंग कॉस्ट। सर समझ में आ रहा है, तो प्लीज मैं बता रहा हूं, आप एक चीज गौर करना, सारे क्वेश्चंस क्या हैं, बार बार आ रहे हैं, यानी कि अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया तो आपका 30 नंबर क्या है यहां से पक्का है, आएगा ही आएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड नॉट बी अ पीरियड कॉस्ट। सर सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, जो सेल से रिलेटेड होता है, यानी कि इसे हम कमर्शियल कॉस्ट बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं, कमर्शियल कॉस्ट। ये पीरियड कॉस्ट नहीं होगा, ये पीरियड कॉस्ट नहीं होगा। अच्छा, और सेगमेंट ऑफ द बिजनेस दैट जनरेट बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। मैंने आपको 2-3 वर्ड बोला था, प्रॉफिट सेंटर एंड कॉस्ट ड्राइवर। रिपीट करेंगे थोड़ा सा, लिमिटेशन एक्ट को रिवाइज करो ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा रिवाइज करो ना। कॉस्ट ड्राइवर एंड प्रॉफिट सेंटर। सर आपके हिसाब से आप क्या बोलना चाहते हैं सर, प्रॉफिट सेंटर एंड कॉस्ट ड्राइवर। पहला दिमाग में क्या आएगा, प्रॉफिट सेंटर, क्योंकि रेवेन्यू अर्न करता है, यहां पर खर्च भी होता है, और प्रॉफिट इवेल्युएट करता है। लास्ट में हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट हुआ है कि नेट लॉस हुआ है। ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट इज चार्ज रिकॉर्डेड इन द हेड ऑफ। जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो कहां पर चार्ज होते हैं सर, जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो कहां पर चार्ज होते हैं सर, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट कॉस्ट तो है नहीं, इसलिए कहां पर आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा सर, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में आ जाएगा। सर याद आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी मत कर देना, यहां पर गलत भी है, बहुत सारे ऑप्शन समझ गए, तो किस में आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। क्योंकि जो भी इनडायरेक्ट है वो ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और फैक्ट्री ओवरहेड में आता है, जो डायरेक्ट है वो प्राइम कॉस्ट में आता है। सर क्लियर है ना। नेक्स्ट, डैश आर फ्यूचर कॉस्ट दैट इफेक्ट द करंट मैनेजमेंट डिसीजंस। जो फ्यूचर कॉस्ट है जो इफेक्ट करता है करंट डिसीजंस को, इसे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो एक्चुअल जो हमारा जो करेक्ट कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से रेलेवेंट होना चाहिए, बट हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट भी हो सकता है। तो हमें अगर मेरे को बोले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो मैं क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलूंगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है ना, इसका एक और नाम होता है, इसे हम एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट भी बोलते हैं, यानी कि मैनेजमेंट के डिसीजंस इसमें यूज हो सकता है। गॉट माय पॉइंट सर। तो हम किस में टिक किए, स्टैंडर्ड कॉस्ट में। अ फर्म यूसेज इट्स ओन कैपिटल और यूसेज इट्स ओनर टाइम और फाइनेंशियल रिसोर्सेज बोथ आर एग्जांपल ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट। बोथ किसके एग्जांपल्स है सर, रेलेवेंट कॉस्ट के एग्जांपल्स है। किसके हैं सर, रेलेवेंट कॉस्ट के एग्जांपल्स है सर। क्लियर कि नहीं है। ओनर का अपना रिसोर्सेस यूज होता है कि कोई भी एक्चुअल कैश आउटफ्लो नहीं है, मेरा खुद का जगह है तो मेरे को भाड़ा देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद काम कर रहा हूं इसलिए सैलरी देने की जरूरत नहीं है। तो पर फ्यूचर डिसीजंस में ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रेलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, रेलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं सर। गॉट माय पॉइंट्स। वेजेस, रेंट एंड मटेरियल किसके एग्जांपल्स हैं, वेजेस, रेंट एंड मटेरियल जो एग्जांपल्स हैं ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के एग्जांपल है। ये सब फैक्ट्री या प्रोडक्शन का मेन कॉस्ट होता है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहां पर क्लासिफाई होता है। मार्च 2016 में चलते हैं। अब मार्च 2016 में क्या है, नॉट अ पीरियड कॉस्ट। नॉट अ पीरियड कॉस्ट सर एक क्वेश्चन तो कितने बार आ चुका है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो पीरियड कॉस्ट क्या नहीं है, सेलिंग कॉस्ट नहीं है। एक्चुअली सेलिंग कॉस्ट पीरियड कॉस्ट
नहीं होता है बेटा। लेकिन तो आप याद रखना, नॉट अ पीरियड कॉस्ट मतलब सेलिंग कॉस्ट। Got my points? The cost that is subject to actual payment or will be paid for future is called, सर जो चीज आपको फ्यूचर में पे करना पड़े, जो चीज आपको फ्यूचर में पे करना पड़े सर, ऐसे कॉस्ट को एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। रियल कैश पेमेंट जो इन्वॉल्व होते हैं, लाइक फ्यूचर में हमें क्या पे करना पड़ता है, इस रूम में हम क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें क्या पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा। स्टाफ को क्या देने पड़ेंगे, सैलरी देना पड़ेगा। रूम को क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। तो ये सब किस में आ जाएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट? प्रोडक्ट कॉस्ट में मटेरियल का भी खर्चा आता है, लेबर का भी खर्चा आता है और फैक्ट्री ओवरहेड का भी खर्चा आता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। क्या बेटा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ, सर मैं रिपीट कर रहा हूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ। यहां पर स्टैंडर्ड कॉस्ट भी होगा और रेलेवेंट कॉस्ट भी होगा। पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट, दूसरा क्या आना चाहिए, रेलेवेंट कॉस्ट। गॉट माय पॉइंट्स? अच्छा, मोस्टली जो है वो बच्चे स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या करते हैं, टिक करके आ जाते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, डिसीजंस लेने पर जो बेनिफिट्स हमें क्या होता है, छूट जाता है, कि एक चीज को छोड़ करके दूसरी चीज को हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। ये फ्यूचर डिसीजंस को अफेक्ट करता है, इसलिए ये रेलिवेंट भी होते हैं। इसलिए समटाइम्स हम रेलिवेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, बट नॉर्मली इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट के रूप में हम देखते हैं। डायरेक्ट लेबर किसके एलिमेंट्स हैं सर, प्राइम कॉस्ट के है ना। किसके एलिमेंट्स है डायरेक्ट लेबर बताइए, प्लस कन्वर्शन कॉस्ट प्लस टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि ऑल ऑफ दीज। डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, कन्वर्शन कॉस्ट का भी पार्ट है और प्रोडक्शन कॉस्ट का भी पार्ट है। नेक्स्ट है सर आपका जून 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या है बेटा, सो बताओ कॉस्ट क्या है। कॉस्ट का मतलब होता है सैक्रिफाइस करना, रिसोर्सेस को कंज्यूम करना और समथिंग यू गिव अप। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है, सही है, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेजरेबल वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो जो हम ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज को यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। रिसोर्सेज का दूसरा बेस्ट यूज में जो लगता है, क्या बेनिफिट्स मिलता है, उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, कॉस्ट को हम तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं सर। कितने तरीके से क्लासिफाई करते हैं सर, तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं सर, तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं सर, क्लासिफाई करते हैं। इसमें सबसे पहला क्या आता है, एलिमेंट्स आता है, फंक्शन आता है, फिर क्या आता है, बिहेवियर, यानी कि ऑल ऑफ दीज आता है। अच्छा, एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड। फंक्शंस में क्या आता है, प्रोडक्शंस एंड सेलिंग, और बिहेवियर में क्या आता है, फिक्स एंड वेरिएबल। तो सब सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट कॉस्ट? इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, अगर मैं बोलूं जो आपकी आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो किसी भी मशीन के ऊपर, तो कौन से कॉस्टिंग में आ जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट में। ओवर टाइम प्रीमियम जो है, ओवर टाइम प्रीमियम जो है, तो ये ओवर टाइम प्रीमियम भी किस में आ जाएगा, अरे जो प्रोडक्ट पे डायरेक्ट ट्रेस नहीं होता है, लाइक डेप्रिसिएशन, ओवर टाइम प्रीमियम और हायर ऑफ टूल, ये ऑल आर इनडायरेक्ट है, इसलिए क्या माना जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है सर, फैक्ट्री ओवरहेड है, कि डायरेक्टली आप इसको क्या नहीं कर सकते हो, ट्रेस नहीं कर सकते हो। गॉट माय पॉइंट्स? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एसोसिएटेड विद ऑर्डरिंग कॉस्ट? जो इसमें एसोसिएटेड नहीं है, किससे, ऑर्डरिंग कॉस्ट से। किससे एसोसिएटेड नहीं है, ऑर्डरिंग कॉस्ट से। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, नहीं पता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होगा, स्टॉक मंगवाने का जो खर्चा है, स्टॉक लाने का जो खर्चा है, उसे हम क्या बोलते हैं, याद है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हम इतनी ही नंबर ऑफ यूनिट्स की ऑर्डर दे जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, तो स्टॉक मंगवाने के खर्चा को हम ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। इसी को बाइंग कॉस्ट भी बोलते हैं। जैसे इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसका पार्ट नहीं होता, क्योंकि वो हमें मंगवाने के लिए खर्च करना नहीं पड़ा। सेल्समैन बोलते हैं, टेलीफोनिक को रखते हैं ताकि वो क्या कर सके, ऑर्डर दे सके। और जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है, लाने का जो खर्चा लगता है, किस पे, जो भी हमारा, चाहे वो बाय सी आए, चाहे बाय रूट आए, चाहे बाय एयर आए। क्लियर के नहीं है? तो ये सब क्या है, ये सब हमारा जुड़ा हुआ नहीं। इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसका पार्ट नहीं है, इसलिए ऑल ऑफ दीज। सेल्स कमीशन को कहां पर क्लासिफाइड किया गया है, सेल्स कमीशन को क्लासिफाइड किया गया है सर। अच्छा, आर क्लासिफाइड एज बोल रहा है, क्लासिफाइड एज मतलब पीरियड कॉस्ट रखोगे, क्या रखोगे। फिर सेल्स कमीशन किसके ऊपर मिलता है, सेल्स कमीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन से इसका कोई रिलेशन
नहीं है। सेल्स का टाइम, सेल्स करने में हमें टाइम लगता है, इसके लिए सेल्समैन को हमें हर महीने क्या देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है। उसको टारगेट अचीव करेगा, उसके हिसाब से क्या प्रोवाइड करेंगे, कमीशन प्रोवाइड करेंगे। सर यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अ कॉस्ट दैट रिमेन अनचेंज, अ कॉस्ट दैट रिमेन अनचेंज अक्रॉस द रेलेवेंट रेंज ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इज व्हाट काइंड ऑफ कॉस्ट? सर फिक्स कॉस्ट। सर सिंपल वर्ड में समझाओ ना सर, समझ में नहीं आ रहा है। जहां पर हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ने से और घटने से जो खर्चे में कोई चेंजेस नहीं आता है, उसे हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। आउटपुट बढ़े या आउटपुट कमे, टोटल हमारा कॉस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलता है सर? कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हमारा है, ये टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोडक्शन, जो खर्चा हम प्रोडक्शन पे करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे करते हैं और मार्केटिंग में करते हैं, तो उसे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलते हैं, यानी सेल करने के लिए जो कॉस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट सर कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, फिर से बताओ? प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलते हैं। टोटल जो सेल्स करने के लिए लगता है उसे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट्स? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सर, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट्स? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट्स, तो सर ये क्या क्या आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट्स निकालने के लिए? तो ये आपका आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो कॉस्ट पर यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर डिवाइडेड करते हैं यूनिट प्रोड्यूस से, इसलिए आप इससे क्या बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हो। सर बताइए इसका फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्स डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस, तो हम क्या निकाल देंगे, कॉस्ट पर यूनिट्स निकाल देंगे। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड क्या निकलता है, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐड क्या करेंगे उसमें, फैक्ट्री ओवरहेड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोल सकते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट दिसंबर 2026 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, बैड डेब्ट्स में, बैड डेब्ट किस में इंक्लूड होते हैं, बैड डेब्ट किस में इंक्लूड होते हैं, सेलिंग ओवर हेड्स में इंक्लूड होते हैं। जब कस्टमर पैसा नहीं देता है तो ये सेल से रिलेटेड होता है, इसलिए इसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में लाते हैं। इन बिहेवियर एनालिसिस कॉस्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट, फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। बिहेवियर का मतलब क्या है, आउटपुट बढ़ने पर कॉस्ट बढ़ेगा या नहीं, इस बेसिस पे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्लासिफाई होते हैं। पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। रॉयल्टी डायरेक्टली प्रोडक्शन की क्वांटिटी या यूनिट्स पर लगता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेशन पे ये नहीं आता है। जून 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट और रिलेवेंट कॉस्ट। फिर से आपका क्वेश्चन आ गया नॉट और रिलेवेंट कॉस्ट, तो नॉट और रिलेवेंट कॉस्ट में हम क्या ले लेते हैं, हम संक कॉस्ट ले लेते हैं। क्या लेते हैं सर, संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या है, पास्ट कॉस्ट है, यानी कि ऑलरेडी आपने स्पेंड कर चुके हो, अब आपको वापस मिलने वाला नहीं है, फ्यूचर डिसीजंस को इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए हम इसे इररिलेवेंट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इररिलेवेंट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसका बेस्ट एग्जांपल है, मेरे हिसाब से तो रेलेवेंट कॉस्ट होना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट भी ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर मैं बोलूंगा टिक मार्किंग करने के लिए, आप किस में टिक मार्किंग पहले करोगे, रेलेवेंट कॉस्ट में करोगे, कि रेलेवेंट कॉस्ट क्या होता है, जो आपका फ्यूचर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, उसे क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, यानी एक्टिविटी चेंज जो है ना, कॉस्ट की बिहेवियर, एक्टिविटी अगर चेंज होगा तो कॉस्ट का बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी बेसिस पर ये क्लासिफाई होता है। वेरिएबल कॉस्ट फिक्स है, आर फिक्स क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स पर यूनिट्स होता है, टोटल में क्या होता है, चेंज हो, पर यूनिट्स में क्या रहता है, सेम रहता है। पर यूनिट्स में चेंज होगा क्या, नहीं, किस में चेंज होगा, टोटल में चेंज होगा। इससे रिलेटेड एमसीक्यू पहले भी क्या हो चुका है, आ चुका है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को हम ट्रीट किस रूप में करते हैं, सेलिंग ओवरहेड के रूप में करते हैं। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है, सेल्स को बढ़ाने के लिए जो खर्चा करते हो, इसलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जेबल एक्सपेंसेस बोलते हैं, यानी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली चार्ज होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, चार्जेबल एक्सपेंसेस बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल क्या है, नोशनल कॉस्ट है, यानी कि इमेजिनरी कॉस्ट है, इमेजिन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ओनर्स क्या कर रहा है, खुद को ही फंड दे रहा है, तो वो इमेजिन कर सकता है कि खुद को कितना पैसा दिया, खुद का मालिक रहेंगे तो क्या कर सकते हैं, खुद को कितना फंड देंगे, ये हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, हमें अपने आप को कितना पैसा देना चाहिए। क्लियर है ना। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग क्या बोलते हैं सर,
फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, तो उसे क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम जो एक्सक्लूड है कॉस्ट अकाउंट से, कॉस्ट अकाउंट्स में जो एक्सक्लूड होते हैं, सर इनकम टैक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जो लोन लेते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं, ये भी कहां आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता है। जो हम डेटर्स को डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं कैश में, वो भी कहां आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता है। यानी कि ऑल ऑफ दीज प्राइम कॉस्ट में भी करेक्टली टर्म्स एड, प्राइम कॉस्ट में भी करेक्टली टर्म एड। सर क्या होगा बताओ इसको, टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट आइटम विच कैन डायरेक्टली चार्ज टू प्रोडक्ट यूनिट्स, जो डायरेक्टली किसके ऊपर चार्ज हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर हो रहा है, या जो गुड्स खरीद रहे हैं उसके ऊपर कर रहे हैं। जो भी चीज हम डायरेक्टली खर्च करते हैं वो क्या माना जाएगा, प्राइम कॉस्ट माना जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट किसका पार्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। रिपीट कर रहा हूं, इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, याद है ना। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ये निकलता है वर्क कॉस्ट। और वर्क कॉस्ट से जब ऐड करते हैं ऑफिस का खर्चा है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है। क्या निकलता है सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिसंबर 2017 की बात करते हैं, कॉस्टिंग किसका टेक्निक्स है, एसर्टेनिंग कॉस्ट का। किसका टेक्निक है सर, एसर्टेनिंग कॉस्ट का है। एसर्टेनिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज की कॉस्ट निकालना, कितना खर्चा हुआ है ये पता लगाने के लिए जो हम खर्च क्या करते हैं, ये कैलकुलेशंस करते हैं, इसीलिए एसर्टेनिंग कॉस्ट बोलते हैं। टेक्निक होता है जो कितना खर्चा लग रहा है या कितना खर्चा लग सकता है। इन द सिचुएशन ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज मोर अंडर फीफो मेथड। सिंपल है, जब प्राइस बढ़ता है तो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो किस मेथड में होता है, फीफो मेथड में होता है। किस में होता है, रॉयल्टी जो पे कर रहे हैं वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। रॉयल्टी जो पे करते हैं ये क्या है, ये कि पर यूनिट्स के बेसिस पे लगता है, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। गॉट माय पॉइंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सर इसका ऑप्शन क्या आएगा, प्राइमरी पैकिंग इज एन आइटम ऑफ प्राइम कॉस्ट। सर प्राइमरी पैकिंग क्या है, प्रोडक्ट के जो साथ ही सोल्ड होता है, डायरेक्टली प्रोडक्ट पे ही लगता है, इसलिए इसे हम प्राइम कॉस्ट यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इज अप्रोप्रिएट कॉस्ट पर अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ फॉर टिम्बर इंडस्ट्री। टिम्बर इंडस्ट्री समझते हो क्या है, टिम्बर मतलब लकड़ी का जो काम करता है, वो किसके हिसाब से नापता है, पर फुट के हिसाब से नापता है। अब सुनो ये क्वेश्चन आएगा, स्टूडेंट्स घूम जाएगा पूरा का पूरा, बोलेगा ये सब क्वेश्चन कैसे कॉस्ट में आ गया, लेकिन अगर उसको देना होगा तो देगा ही देगा। पर फूड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो टेक्निक्स है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, याद आ रहा है क्या, क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस, याद है ना। यानी कि जो पहले से ही क्या होता है, एस्टिमेटेड होता है, उसके हिसाब से तय करते हैं जो कितना लॉस होगा कितना फायदा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंशियल बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। डिफरेंशियल बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। सर बेटा क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का पीरियड कॉस्ट, कॉस्ट बिहेवियर के बेसिस पे ये वर्क करता है। विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट फॉर प्रिंटिंग इंडस्ट्री। प्रिंटिंग इंडस्ट्री क्या फॉलो करता है, तुम बताओ। जॉब कॉस्टिंग की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग्स, जॉब कॉस्टिंग की प्रिंटिंग मशीन क्या क्या काम करेगा, बैनर भी बनाएगा, बुक भी बनाएगा और कवर भी बनाएगा। सबका खर्चा क्या रहेगा, एक जैसा ही रहेगा, अलग अलग रहेगा। बैनर का खर्चा अलग रहेगा, बुक का खर्चा अलग रहेगा, इसलिए क्या फॉलो करता है, जॉब कॉस्टिंग। इन बिहेवियर एनालिसिस कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल एंड गिफ्ट किसमें इंक्लूड होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। किसमें सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। फ्री सैंपल्स क्या होता है, जो सेल्स प्रमोशन करने का जो खर्चा है उसे क्या बोलते हैं, फ्री सैंपल, इसे सेलिंग ओवरहेड में लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बोथ प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्शन कॉस्ट। क्या है पार्ट, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर किसका पार्ट है, प्राइम कॉस्ट का भी पार्ट है और कन्वर्शन कॉस्ट का भी। कन्वर्ट डायरेक्ट लेबर में क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल आता है, और प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल भी आता है, डायरेक्ट लेबर भी आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आता है। और कन्वर्शन कॉस्ट में क्या आता है, डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवर हेड आता है। डायरेक्ट लेबर तो दोनों जगह पे है ना सर, है ना सर। तो प्राइम कॉस्ट और कन्वर्शन कॉस्ट में क्या आएगा, डायरेक्ट लेबर आ जाएगा। जून 2018 में जो क्वेश्चन आया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ। सर ये तो ये याद ही हो गया होगा, ये लोग भी हद करता है, या तो लेना ही नहीं चाहिए एग्जाम्स, जब इतना आसान ही है तो क्या ही बोले हम, लेकिन बच्चे तो पास करेंगे बेटा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हो सकता है, बट मेरे हिसाब से मैं पहला बोला हूं, एज पर कंसेप्ट हम किसको याद रखेंगे, रेलिवेंट कॉस्ट को याद रखेंगे। पॉइंट्स,
विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। लेकिन हम जानते हैं तुम वही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ही मार्किंग करके आओगे, क्लियर है कि नहीं है। Which method of costing is used for determining determinations of cost for printing industry? Job costing. Variable costs are fixed. फिक्स क्या होता है? पर यूनिट। टोटल में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मजा आ रहा है क्या सर? साइंस में सच में मजा आ रहा है क्या? 30 नंबर पक्का है क्या? चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम एक्सक्लूड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग। वही सेम क्वेश्चन क्या कर दिया? रिपीट कर दिया। इनकम टैक्स नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नहीं आएगा, कैश डिस्काउंट नहीं आएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड है? सेलिंग ओवरहेड। यानी कि जिस बच्चे को ये वीडियो लग गया हाथ में तो 100% में क्या बोल दूंगा, वो क्या कर जाएगा? पास कर जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल क्या माना जाता है? नोशनल कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल क्या है? नोशनल कॉस्ट, क्योंकि ये इमेजिनरी कॉस्ट है। ओनर की पैसे का इंटरेस्ट एक्चुअल पेमेंट नहीं होता है। क्लियर? बैड डेब्ट किसमें इंक्लूड है? सेलिंग ओवरहेड में। वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। प्राइम कॉस्ट में भी करेक्टली टर्म एज टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट आइटम जो डायरेक्टली चार्ज किस पे होता है? प्रोडक्शन यूनिट्स के ऊपर होता है। किस पे होता है सर? प्रोडक्शन यूनिट्स के ऊपर होता है ना। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। सर समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट, और टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट। अब सिंपल सी बात है, टेक्निक एंड प्रोसेस यानी कॉस्टिंग क्या है? सो पहले बताओ। प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने का जो टेक्निक है उसे हम कॉस्टिंग्स बोलते हैं। ये बताता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी कॉस्टिंग्स क्या हो जाएगा? कॉस्टिंग। द ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, एलोकेशन, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ करंट एंड प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट, इसे बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। सर सिंपल में बताओ, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट को क्लासिफाई करता है, कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है, कॉस्ट की रिपोर्ट क्या करता है? प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो ये कॉस्ट एनालिसिस हो जाएगा। कॉस्ट अकाउंटेंसी का मेन काम क्या है? कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटेंसी प्लस कॉस्ट कंट्रोल प्लस कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नॉट अ कोर फंक्शंस ऑफ कॉस्ट। का कोर फंक्शन किसका है? कॉस्ट अकाउंटिंग किसका पार्ट है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट जो है वो डिसीजंस किसके पर लेता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को ही देख करके डिसीजंस लेता है। भैया जिस प्रोडक्ट को बनाने में कम खर्चा लगेगा उसी को क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, ताकि उसमें प्रॉफिट क्या हो? ज्यादा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग CAS और रिलेटेड टू पॉल्यूशन कॉस्ट। पॉल्यूशन कॉस्ट के लिए CAS क्या है सर? 14 है। सर क्या है? CAS 14 है। कॉस्ट आर क्लासिफाइड बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ क्लासिफाइंग बाय। सर क्या है? डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू प्रोडक्ट, यानी कि एक प्रोडक्ट को ट्रेस करने के लिए जो खर्चा लगता है। डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट खर्चा वो है जहां पर प्रोडक्ट पर ट्रेस हो, जो प्रोडक्ट पे ट्रेस हो सकता है उसे डायरेक्ट बोलते हैं। जिस प्रोडक्ट पे हम खर्चे को ट्रेस नहीं कर पाएंगे वो क्या है? इनडायरेक्ट है। अगर मुझे पता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में इतना खर्चा लगेगा, इस चीज पे इतना खर्चा लगेगा, वो डायरेक्ट है। नहीं पता है तो वो क्या है? वो इनडायरेक्ट है कि नहीं है? एक बर्गर पर एक रुपए का केचप गया तो वो क्या है? डायरेक्ट है। लेकिन 10 बर्गर पर एक बोतल को हमने क्या कर दिया? डाल दिया, तो किस पे कितना गया ये पता नहीं है, तो क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग किसका एग्जांपल है? कमिटेड कॉस्ट का। डेप्रिसिएशन फिक्स है एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट होता है, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो। ये एसेट्स क्या होगा? डेप्रिशिएट होगा ही होगा। इसकी वैल्यू हर साल क्या होगा? कम होते चला जाएगा। When the volume of output is increased, then per unit fixed cost क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये बता चुका हूं ना, है ना? ये क्या कर चुका हूं सर? बता चुका हूं। आउटपुट बढ़ने पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहता है, पर यूनिट्स क्या होता है? बढ़ते जाए तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रेंट उतना ही रहेगा लेकिन पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेगा तो रेंट पर बच्चे पे जो रेंट हम पे कर रहे थे वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। Which of the following costing method is suitable for toy making industry? टॉय मेकिंग इंडस्ट्री के लिए जो फॉलो होता है उसे बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। टॉय प्रोडक्शंस यूजुअली कंटिन्यूअस एंड मास प्रोडक्शंस करता है, इसलिए क्या होता है? प्रोसेस कॉस्टिंग। उसको कई सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। Which of the following is not a technique of costing? सर क्या है? टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। बजटरी कॉस्टिंग क्या है? टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग नहीं है। एक्साइज ड्यूटी किसका एग्जांपल है? चार्जेबल एक्सपेंसेस का पार्ट है। एक्साइज ड्यूटी किसका पार्ट है? चार्जेबल एक्सपेंसेस का है। एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली लगता है, डायरेक्ट चार्जेबल एंड चार्जेबल टू प्रोडक्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल नोशनल कॉस्ट है। ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव लीस्ट कंट्रोल? मशीनरी ब्रेकडाउन कॉस्ट। मशीनरी
मशीन कब खराब हो जाए, टोटल ये अनप्रिडिक्टेबल होता है, कंट्रोल कम होता है, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, मशीनरी ब्रेकडाउन कॉस्ट। जून 2019 में जो क्वेश्चन आया है, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, ओवरहेड। इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब मिलकर क्या बन जाएगा, ओवरहेड बन जाएगा। CAS 21 किससे रिलेटेड है सर, ये है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड है, यानी प्रोडक्शंस में क्वालिटी मेंटेन करने का जो खर्चा है उसे हम CAS 21 में मेजर करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड कॉस्ट, इसे हम कहां क्या बोलते हैं, कैपिटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल कॉस्ट लॉन्ग टर्म के लिए लगता है, रेवेन्यू कॉस्ट करंट ईयर के लिए जो लगता है। कॉस्ट ऑफ स्टाफ सर्विस किसका एग्जांपल है, पॉलिसी एंड मैनेज कॉस्ट का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, पॉलिसी एंड मैनेज कॉस्ट का एग्जांपल है ना। जैसे HR ट्रेनिंग मेडिकल मैनेजमेंट से सब क्या इसका हिस्सा हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग किसका मेथड नहीं है, डायरेक्ट कॉस्टिंग कॉस्ट क्लासिफिकेशन टेक्निक है, कॉस्टिंग मेथड नहीं है। मेथड में क्या क्या आता है, जॉब आता है, प्रोसेस आता है, बैच आता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ये सब आता है। रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द अबंडेड प्लांट लेस इज सैल्वेज वैल्यू, इसे हम क्या बोलते हैं सर, संक कॉस्ट। जो पैसा प्लांट में लगा था वापस नहीं मिलेगा, ऑलरेडी हमने स्पेंड कर दिया है, वो संक कॉस्ट है, यानी इररिलेवेंट फॉर डिसीजन है। क्या है, इररिलेवेंट फॉर डिसीजन। द कॉस्ट आर डिफरेंशिएटेड बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट सर क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है सर। क्या है सर, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट बिहेवियर के बेसिस पर काम करता है, वेरिएबल मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट और फिक्स मतलब पीरियड कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल कॉस्ट अंडर द BPO सर्विस एंड कॉल सेंटर, ये सर कॉस्ट पर अकाउंटिंग हैंडल आता है। कॉल सेंटर में हिसाब अकाउंट एंड कस्टमर के हिसाब से होता है, इसलिए कॉस्ट पर अकाउंटिंग बोलता है इतना कॉल तुमको क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा, तो तब तुमको इतने पैसे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल क्या है, नोशनल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिर फिक्स होता है पर यूनिट्स के हिसाब से, टोटल के हिसाब से फिक्स नहीं होते हैं सर। क्लियर है कि नहीं है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ट्रीटेड करते हैं किसमें, सेलिंग ओवर हेड में। अब दिसंबर 2019 में आते हैं। मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन एम ही होता है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइज बाद में होता है, पहले क्या होता है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कैरेज आउटवर्ड किसका पार्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कैरेज आउटवर्ड का दूसरा नाम होता है कैरेज ऑन सेल्स। क्या होता है, कैरेज ऑन सेल, गुड्स कस्टमर तक भेजने का जो खर्चा है उसे हम कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं, और ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आता है। नोशनल कॉस्ट को हम इंप्यूटेड कॉस्ट भी बोलते हैं। नोशनल कॉस्ट इमेजिनरी कॉस्ट है, इंप्यूटेड कॉस्ट का भी मतलब इमेजिनरी कॉस्ट ही होता है, ये याद रखिएगा। Which one of the following is not a cost units, KE divisions। KE divisions क्या है, कॉस्ट यूनिट जिसमें कॉस्ट मेजर्स होता है, किलोवाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेजर होता है, पेशेंट पर डे हॉस्पिटल्स में मेजर होता है, टन माइल किसमें यूज होता है, ट्रांसपोर्ट में होता है। तो KE डिवीजन नॉट अ कॉस्ट यूनिट्स। को डाउट है यहां तक। कॉस्ट रिडक्शंस, सर कॉस्ट रिडक्शंस के लिए क्या क्या आ जाएगा सर, कॉस्ट अगर आपको रिड्यूस करना है तो भैया सबसे पहला काम है लॉन्ग टर्म आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्वालिटी से हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, और कॉस्ट स्टैंडर्ड को चैलेंज करता है, मतलब अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए लॉन्ग टर्म में कॉस्ट क्या करना है, हमें कम करना है। तो अच्छी क्वालिटी अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमारा कॉस्ट क्या नहीं होगा, कम नहीं होगा। यानी कि ऑल ऑफ दीज वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स। वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कब होता है, पर यूनिट्स, टोटल में फिक्स नहीं होगा। टोटल में क्या नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा। कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज बिहेवियर क्लासिफिकेशन। यानी कि फिक्स कब होता है, पीरियड कॉस्ट होता है, और वेरिएबल क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है। याद आ रहा है ना। प्रोसेस कॉस्टिंग इज वेरी मच एप्लीकेबल टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल में कंटिन्यूअस प्रोडक्शंस करते हैं और मास आउटपुट में करते हैं, इसलिए प्रोसेस कॉस्टिंग इसका परफेक्ट मैच है। फार्मास्यूटिकल दवाई बनना कभी बंद नहीं होगा। स्टेटमेंट शोइंग ब्रेकअप कॉस्ट इज नोन एज, इसे हम कॉस्ट शीट्स। याद है अगर आपने मेरे क्लासेस किया हुआ कॉस्ट शीट्स में, तो मैंने एक वर्ड यूज किया था ब्रेकअप वैल्यू, यानी हर यूनिट्स के लिए क्या होता है, हर चीज डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा 10 रुपया, डायरेक्ट लेबर का खर्चा 10 रुपया, डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा 10 रुपया, तीनों को मिला के क्या कितना लगा 30। तो टोटल कॉस्ट क्या है, कॉस्ट शीट्स है, लेकिन इसको ब्रेक करके यानी कि हर कॉस्ट का अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है। प्राइम कॉस्ट में भी करेक्टली टर्म एज टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट आइटम विच कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू प्रोडक्शन यूनिट्स। Which one is included in financial accounting but not in cost accounting। बताओ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिविडेंड पेड आता है ना, लेकिन क्या डिविडेंड पेड इसमें आता है क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है क्या,
डिविडेंड किसका मतलब क्या, शेयर होल्डर को आप जो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हो, ये फाइनेंशियल आइटम है, कॉस्ट आइटम नहीं है। उसके बाद आपका जो इनकम टैक्स है फाइनेंशियल आइटम है, कॉस्ट आइटम, इंटरेस्ट आपका फाइनेंशियल आइटम है, कॉस्ट आइटम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कैश डिस्काउंट, ये सब इसमें आ गया। सर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब मुझे लगता है जो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ शेयर करेंगे और दिल से शेयर करेंगे। होप आप सबका जो 30 नंबर यहाँ से क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए, यही मेरी दुआ है। और 1 शॉट्स मैं सबका दे रहा हूँ, कोशिश तो यही रहेगा कि आप आसानी से पास कर जाओ। थैंक यू सो मच बच्चों, आप सबका प्यार ऐसे ही मिलते रहे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें, और साथ ही साथ कमेंट भी करें अगर आपको कुछ भी अपना क्या देना है, ओपिनियन देना है। थैंक यू सो मच बच्चों।